हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्लेम फोटोमेट्री के बारे में कि फ्लेम फोटोमेट्री क्या होती है, क्या इसका प्रिंसिपल होगा, इंस्ट्रूमेंटेशन कैसी होगी, वर्किंग किस तरीके से करते हैं इसके अंदर और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होंगी। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर सबके बारे में डिस्कस करेंगे। सो देखो, हम पढ़ रहे हैं फ्लेम फोटोमेट्री और कोई भी चीज़ जो होती है ना, वो जो हम पढ़ते हैं उसका कोई नाम होता है, तो वो नाम किसी रीज़न से दिया जाता है उसको, किसी पर्टिकुलर या तो वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे दे देते हैं या फिर जो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके अंदर जो मेन इम्पोर्टेंट जो उसका यूज़ होता है ना उसके बारे में देते हैं। तो हर चीज़ का नाम अपनी एक स्पेसिफिक चीज़ को वहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे है फ्लेम फोटोमेट्री। फ्लेम आप सभी को पता है फ्लेम क्या होती है, ठीक है। फोटो मतलब फोटोन्स होंगे या फिर कुछ इस तरीका का होगा, मिट्री मतलब उनका एमिशन। तो फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर क्या होगा कि हम फ्लेम को इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके साथ कुछ एमिशन वगैरह होगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हमें कुछ कुछ अंदाजा पता लग गया कि नाम से फ्लेम फोटोमेट्री, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर हम क्या करते हैं, फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक फ्लेम होगी, उस फ्लेम के अंदर हम क्या करेंगे, किसी भी मेटल को रख देंगे कि कोई हमारे पास फ्लेम है, फ्लेम के अंदर हमने किसी मेटल को रखा। जैसे ही हम फ्लेम के अंदर मेटल को रखते हैं तो मेटल के अंदर से क्या होंगी, कुछ लाइट एमिट होगी, कुछ लाइट एमिट होगी और हम क्या करते हैं उस एमिटेड लाइट की इंटेंसिटी को वहाँ पर मेज़र करते हैं। ये होता है फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर। फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर क्या हुआ कि हमारे पास कोई भी एक मेटल था, हमने उस मेटल को फ्लेम में रखा। जैसे ही हमने उसको फ्लेम में रखा तो वहाँ पर क्या हो गया, उस मेटल से कुछ जो लाइट है वो इमिट होनी स्टार्ट हो गई और जब वहाँ से जो लाइट है वो इमिट हुई, हमने क्या किया, उसकी इंटेंसिटी को मेज़र कर दिया। तो यही होता है बेसिकली फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर। फ्लेम फोटोमेट्री जो होती है ये एक क्वालिटेटिव एनालिसिस भी होता है, साथ के साथ ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी होता है। अब क्वेश्चन है कि क्वांटिटेटिव किस तरीके से होगा और क्वालिटेटिव। देखो यहाँ पर भी ना एक इम्पोर्टेंट कंफ्यूजन रहता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में। क्वालिटेटिव मतलब उसकी क्वालिटी कैसी है और क्वांटिटेटिव मतलब उसकी अमाउंट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो फ्लेम फोटोमेट्री होती है वो दोनों तरीके की होती है। अब क्वालिटेटिव किस लिए होती है, क्योंकि वेवलेंथ ऑफ द कलर टेल अस व्हाट द एलिमेंट इज। क्योंकि क्वालिटी क्या होती है वहाँ पे वेवलेंथ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और क्वांटिटेटिव किस तरीके से होगी, क्योंकि हम उसकी इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं फ्लेम फोटोमेट्री। फ्लेम फोटोमेट्री क्या होती है, फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारे पास फ्लेम होती है, उसके अंदर हम किसी मेटल को रखते हैं, वो अपने अंदर से रेडिएशन लाइट को इमिट करता है। हम उस इमिटेड लाइट की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं। दो तरीके की ये टेक्निक होती है, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। अब देखो पहले इन अर्ली मतलब पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे हम कोई भी विजिबल कलर की फ्लेम का यूज़ करते थे, क्योंकि फ्लेम जो हम फ्लेम का मतलब क्या है, कोई आग, मतलब जो हम यूज़ करते थे वो क्या करते थे, कोई भी विजिबल कलर की फ्लेम यूज़ करते थे। बट अभी क्या होने लग गया, उसकी जगह हम या तो यूवी या फिर विजिबल रेंज की लाइट का यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दिया। फ्लेम फोटोमेट्री जो होती है इज ऑल्सो नोन एज फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको हम फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होगा कि फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों बोलते हैं, क्यों देखो, जब कोई भी कंपाउंड है वो जब फ्लेम के कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ पर क्या होंगी, ट्रांजिशन होंगी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर। और फिर क्या होगा, वो एक्साइटेड स्टेट से वापस किसके अंदर आएगा, ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा। और जब वो वापस ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा तो वहाँ पर क्या करेगा, कुछ लाइट रेडिएशंस को वहाँ से इमिट आउट करेगा। तो जब वो लाइट का क्या करेगा, वहां से इमिट आउट करेगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एमिशन। मतलब रेडिएशन का क्या करेगा, एमिशन करेगा। सो इट इज कॉल्ड एज फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसलिए हम इसको ये बोलेंगे। फिर क्या है यहाँ पे, सो इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज बिकॉज दे आर हैविंग हाई सेंसिटिविटी। तो इन सब के डिटर्मिनेशन के अंदर हम फ्लेम फोटोमेट्री का यूज करते हैं बिकॉज इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। मेडिसिन के अंदर भी इसका यूज़ होता है, एग्रीकल्चर और प्लांट साइंस के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इट कैन बी अप्लाइड्स टू नॉन मेटल एनालिसिस। नॉन मेटल के एनालिसिस के अंदर भी हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। पर जब हम नॉन मेटल का एनालिसिस करते हैं उस टाइम पे हम जो रेडिएशन यूज़ करते हैं दैट इज़ फ्रॉम IR रीजन। तो वो IR रीजन की हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये हमने बेसिक्स देख लिया किसके बारे में, फ्लेम फोटोमेट्री बारे में।
कि फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर हम क्या करते हैं, मेटल्स की जो रेडिएशंस निकलती हैं उनकी इंटेंसिटी को यहाँ पे हम मेज़र करते हैं। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टेक्निक होती है। पहले हम विजिबल कलर की फ्लेम का यूज़ करते थे, बट अब हम क्या करने लगे, उसकी जगह जो है यूवी विजिबल रेंज का उसका यूज करने लगे। फिर हम इसको फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे सोडियम, लिथियम, इन सब की जो है डिटर्मिनेशन के अंदर इनका यूज़ करते हैं, बिकॉज इनकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। मेडिसिन, एग्रीकल्चर के अंदर भी यूज़ करते हैं। नॉन मेटल के एनालिसिस के अंदर भी करते हैं। नॉन मेटल के एनालिसिस के लिए जो रेडिएशन होती है वो IR रीजन की होती है। अब हम देख लेते हैं इसका प्रिंसिपल किस तरीके का होगा। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या होगा। तो देखो प्रिंसिपल में क्या होगा कि यहाँ पर हम जो सैंपल लेते हैं ना, वो सैंपल होता है लिक्विड स्टेट के अंदर। लिक्विड स्टेट प्लस उसके अंदर क्या होंगे, मेटालिक साल्ट सॉल्यूशन होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा लिक्विड का सैंपल है जिसके अंदर मेटालिक साल्ट सॉल्यूशन भी है, हम क्या करेंगे, उसको फ्लेम के अंदर रखेंगे। जैसे ही हम उसको फ्लेम के अंदर रखेंगे तो जो हमारा सोलवेंट है वो तो वेपोराइज हो जाएगा और लीव सॉलिड रेजिड्यू, मतलब जो रेजिड्यू बचेगा सॉलिड वो बच जाएगा, हमारा सोलवेंट वेपोराइज हो गया। फिर हम क्या करेंगे, उसको अगेन वेपोराइज करेंगे। तो वो जब हम उसको दोबारा से वेपोराइज करेंगे तो वो किस में चला जाएगा, गैसियस स्टेट के अंदर। क्या बोला मैंने कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर मेटालिक साल्ट सॉल्यूशन भी है। जब हम उसको किसी फ्लेम के अंदर रखते हैं तो वहाँ का जो सॉल्वेंट होता है वो वेपोराइज हो जाता है और सॉलिड रेजिड्यू पीछे बच जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उस सॉलिड रेजिड्यू को दोबारा से वेपोराइज करवाते हैं गैसियस स्टेट के अंदर। ठीक है, अब क्या हो गया कि अब जो गैसियस स्टेट मॉलिक्यूल्स आते हैं ना, उनको हम कन्वर्ट करते हैं न्यूट्रल एटम्स के अंदर। ठीक है, गैसियस स्टेट मॉलिक्यूल्स को हम कन्वर्ट करते हैं न्यूट्रल एटम के अंदर। और किस तरीके से करते हैं ये मैंने आपको जब पिछली जो वीडियो पढ़ाई थी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरीके से हम गैसियस स्टेट मॉलिक्यूल्स को फ्री न्यूट्रल एटम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि गैसियस स्टेट मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो किस में कन्वर्ट होंगे, न्यूट्रल एटम में। और फिर जब वो न्यूट्रल एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तब हम उनको स्प्रे करते हैं फ्लेम के ऊपर। फ्लेम के ऊपर किसकी हेल्प से स्प्रे करेंगे, वो होता है एटोमाइज़र या नेबुलाइज़र। तो अब एटोमाइज़र नेबुलाइज़र क्या होंगे, ये हम जब इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था कि हमारे पास कोई लिक्विड का सैंपल था जिसके अंदर मेटालिक साल्ट सॉल्यूशन था। हमने क्या किया, उसको फ्लेम में रखा। जैसे ही हमने उसको फ्लेम के अंदर रखा, वहाँ से जो सोलवेंट था वो वेपोराइज हो गया और पीछे हमारे पास सॉलिड रेजिड्यू बच गया। फिर उस सॉलिड रेजिड्यू को हमने दोबारा से वेपोराइज किया इन गैसियस स्टेट के अंदर। फिर हमने क्या किया, उस गैसियस स्टेट मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया न्यूट्रल एटम के अंदर। न्यूट्रल एटम के अंदर कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको स्प्रे कर दिया फ्लेम के ऊपर विद द हेल्प ऑफ नेबुलाइजर या एटोमाइजर। ठीक है, सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूशन एब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हमने उसको स्प्रे कर दिया, देन उसके बाद क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूशन के, वो कुछ थर्मल एनर्जी को वहाँ से क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाएंगे। और जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस से ग्राउंड स्टेट के अंदर आएंगे तो वो क्या करेंगे, वहाँ से कुछ रेडिएशंस का एमिशन करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, ये कुछ गैसियस स्टेट मॉलिक्यूल थे। जब फ्लेम सैंपल पे गिरी, सैंपल से क्या होगा, फिर वो जो ग्राउंड स्टेट के अंदर वो एक्साइटेड के अंदर गए, फिर एक्साइटेड से कहाँ आएंगे, वो वापस ग्राउंड स्टेट के अंदर आएंगे। और जब वो वापस ग्राउंड स्टेट के अंदर आएंगे तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ रेडिएशन का एमिशन करेंगे वहाँ से। तो वो जो एमिशन होगा वो हमें इंफॉर्मेशन देगा कि उसके अंदर किस तरीके का मेटल प्रेजेंट है, क्योंकि उसकी एक पर्टिकुलर क्या होगी, उसका कलर होगा अपने एक पर्टिकुलर। ठीक है, तो ये सब हम यहाँ से आप पढ़ के कर सकते हो, अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे देखो एलिमेंट, जैसे अगर सोडियम है, हमने सोडियम को एनालाइज करा तो जो एमिशन होगा यहाँ पे रेडिएशन का वो येलो लाइट का होगा। तो हम बता देंगे कि कौन सा कलर होगा, यहाँ पे सोडियम मेटल होगा। अगर पोटेशियम है तो वॉयलेट कलर होगा, बैरियम का लाइम ग्रीन और लिथियम का रेड कलर होगा। तो इस तरीके से हम उस कलर इंटेंसिटी को देख के हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा मेटल प्रेजेंट हो सकता है। ये था इसका प्रिंसिपल पार्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर हम इंटेंसिटी ऑफ कलर को भी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये इसका कुछ मतलब छोटा सा इसका डेरिवेशन है, E2 माइनस E1 एनर्जी डिफरेंस। E2 और माइनस E1 क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। एच न्यू के बराबर है न्यू, हमें पता है न्यू क्या होता है, C/λ। पुट करके यहाँ से हम वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसका इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरीके का होता है।
इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरीके का होगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर होगा, यहाँ पर फ्लेम होगी, ये लेंस है, मेनली कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। दो तरीके के लेंस होते हैं, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, रेज को कन्वर्स करता है, ठीक है, किसी एक पॉइंट के ऊपर। और एक होता है हमारे पास कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जैसे इसके ऊपर रेज पड़ती हैं तो ये क्या करता है, इनको डाइवर्ट, मतलब किसी दूसरी डायरेक्शन के अंदर डाइवर्ट करता है, दूर। और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जब इसके ऊपर रेडिएशंस फॉल होती हैं तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इनको कन्वर्स करता है और ये डाइवर्स करता है। सो यहाँ पर स्लिट्स होंगे हमारे पास, ये पूरा इसका इंस्ट्रूमेंटेशन होगा, यहाँ पे डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा। यहाँ पर हमारा सैंपल होता है, ये हमारा एटोमाइज़र या नेबुलाइजर होता है, जिसके अंदर हमारा सैंपल जाएगा, एटम्स के अंदर डिसोशिएट होगा, डिसोशिएट होने के बाद इस फ्लेम के ऊपर, इस एटोमाइज़र की हेल्प से इस फ्लेम के ऊपर क्या होंगे, उनको स्प्रे किया जाता है, ठीक है। मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे इसके, एटोमाइज़र, फ्लेम, मिरर, लेंस, स्लिट्स, मोनोक्रोमेटर्स, ठीक है, ये सब क्या होंगे इसके मेन कंपोनेंट्स होंगे। तो अगर तो ये इसके क्या हो गए मेन कंपोनेंट्स। अब ये वर्किंग कैसे काम करता है, हम यहाँ पे डायग्राम हो गया। अब देखते हैं काम कैसे किस तरीके से करेगा। देखो, सो इन इट फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्लेम को ग्लो करवाएंगे। अब फ्लेम को ग्लो करवाने की कुछ फ्यूल की ज़रूरत होगी यहाँ पे, तो हम फ्यूल प्रोवाइड करेंगे और O2 की, ऑक्सीजन की। तो हमारी फ्लेम क्या होगी, बर्न करना शुरू कर देगी। अब जो हमारा सैंपल लिक्विड स्टेट के अंदर है वो उस एटोमाइज़र या नेबुलाइज़र के थ्रू कहाँ जाएगा, नेबुलाइज़र के थ्रू डिसोशिएट होगा स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, ठीक है। आप ये यहाँ से देख सकते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ आप यहाँ पे इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्या हो रहा है कि यहाँ पर कि जो हमारा सैंपल था, वो सैंपल जो था लिक्विड स्टेट के अंदर, वो क्या होगा, वो लिक्विड वो किसके थ्रू जाएगा, एटोमाइज़र या नेबुलाइज़र की हेल्प से वो डिसोशिएट होगा पहले और स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, और फिर वो पार्टिकल्स जो है वो नेबुलाइज़र की हेल्प से किसके ऊपर स्प्रे होंगे, फ्लेम के ऊपर, ठीक है। वो स्मॉल पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ नेबुलाइजर किसके ऊपर स्प्रे होंगे, फ्लेम के ऊपर। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होगा कि सो हेयर द स्मॉल, अब जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो अगेन बर्न होना शुरू होंगे। एक बार तो वो डिसोशिएट हो गए एटोमाइजर के अंदर और फ्लेम ने उनको उस एटोमाइजर ने स्प्रे कर दिया उसको किस पे, फ्लेम के ऊपर। तो फ्लेम पे क्या होंगे, वो दोबारा से बर्न होंगे, और जब वो दोबारा से बर्न होंगे तो दोबारा से रेडिएशंस को इमिट आउट करेंगे। तो अगर वो रेडिएशंस इमिट आउट जो कर रहे हैं वो अगर वो बैक साइड में जाती है, तो बैक साइड में हमने क्या यूज़ कर रखा है, कॉनकेव मिरर, वो फर्दर से उनको क्या करेगा, आगे की तरफ उनको ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस क्या करेगा, उन रेडिएशन को आगे की तरफ डिफ्लेक्ट कर देगा। आगे हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, उनको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्स कर देगा, जहाँ पे हमारा मोनोक्रोमेटर है या फिर जो लेंस मोनोक्रोमेटर के अंदर प्रिज्म है। जब वो मोनोक्रोमेटर के अंदर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से एंटर करेंगी प्रिज्म के अंदर से, उनको दोबारा से क्या हो जाएंगी, वो फिर से प्रिज्म भी क्या करता है, जैसे एक रेडिएशन आई तो उसको क्या करेगा, बहुत सारे रेडिएशन के अंदर स्प्लिट अप कर देगा। तो इस तरीके से वो स्प्लिट अप होती होती और लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। वहाँ पे लास्ट में क्या होगा, हमारा डिटेक्टर होगा, डिटेक्टर क्या करेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये इसका पूरा थ्योरी, इसका जो पूरा वर्किंग होगा वो होगा। अगर ये क्वेश्चन 16 to 20 मार्क्स के अंदर आ जाए, अगर ये क्वेश्चन 16 to 20 मार्क्स के अंदर आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसके जो इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट है उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि एटोमाइज़र क्या होगा, नेबुलाइज़र क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस को क्या काम होता है, क्या कैसे रेज में इंटर पार्ट करता है, वो कन्वर्स करता है, डाइवर्स करता है, ठीक है, उन सब के बारे में। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखते हैं तो कभी कभी ना यूनिवर्सिटी के अंदर इसको 20 मार्क्स के अंदर भी पूछ लेते हैं कि बताओ फ्लेम फोटोमेट्री के बारे में, तो उसके अंदर ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो ये था इसका, हमने क्या क्या पढ़ लिया इसके अंदर। पहले हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा फ्लेम फोटोमेट्री के बारे में, उसके बाद हमने प्रिंसिपल देखा, प्रिंसिपल के बाद हमने इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखा, उसकी वर्किंग देखी। अब हम यहाँ पे देख रहे थे इंटरफेरेंसेस इन फ्लेम फोटोमेट्री। इंटरफेरेंस मतलब इंटरफेयर करना, फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर इंटरफेयर करना। तो यहाँ पे हम जनरली पहला जो इंटरफेरेंस पढ़ेंगे दैट इज स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस, यानी स्पेक्ट्रा की वजह से जो इंटरफेरेंस आता है दैट इज स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे सैंपल के अंदर मान लो किसी तरह की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे सैंपल के अंदर किसी तरह की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है,
सो इट्स एमिशन लाइन, तो इसका जो एमिशन लाइन स्पेक्ट्रा है या फिर इसका जो एमिशन वेवलेंथ जो होगा ना, वो बिल्कुल क्या होंगे, एक दूसरे के बहुत ही नियर आ जाएंगे। अगर हमारे सैंपल के अंदर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो एमिशन लाइन स्पेक्ट्रा और एमिशन वेवलेंथ का जो स्पेक्ट्रा होता है ना, वो एक दूसरे के बहुत ही क्या आ जाते हैं, पास आ जाते हैं, क्वाइट नियर टू द वेवलेंथ ऑफ सैंपल अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगे। सपोज कर लो एक तो मेरे पास है आयरन की लाइन और एक है कॉपर की लाइन, दोनों की जो स्पेक्ट्रा है वो इतने नैनोमीटर पे आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे वेरिएशन देखें तो डेसिमल के बाद वेरिएशन है। तो अगर हमारे पास कोई पुअर डिस्पर्जन मीडियम है तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पे ओवरकम नहीं कर सकते अगर हमारे पास पुअर डिस्पर्जन मीडियम है। सो इट विल नॉट प्रेडिक्ट सच काइंड ऑफ स्पेक्ट्रा, जिसकी वजह से क्या होगा, इंटरफेयर करेगा। इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे कुछ रिमूविंग इंटरफेयरिंग एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं, जैसे आयन एक्सचेंज मेथड का यूज़ कर लिया, ठीक है। दूसरा बाई जो रिजोल्यूशन पावर होती है उसको हम अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, मोनोक्रोमेटर्स का यूज कर सकते हैं इसके अंदर। इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस को ओवरकम कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आता है केमिकल इंटरफेरेंसेस। केमिकल इंटरफेरेंसेस कब अराइज होंगे, केमिकल इंटरफेरेंस मतलब कोई कंपाउंड है, कंपाउंड डिसोशिएट हो गया एटम मॉलिक्यूल्स आयंस के अंदर, कैटायंस के अंदर, एनायंस के अंदर, तब वो इंटरफेयर करेगा। तो इसके अंदर आते हैं केटायन एनायन इंटरफेरेंसेस, द प्रेजेंस ऑफ, मतलब यहाँ पे कुछ सर्टेन्स एनायंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑक्जेलेट, फॉस्फेट, सल्फेट इन अ सॉल्यूशन, जो क्या करते हैं, जो रेडिएशन, जो इंटेंसिटी को इफेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, इंटेंसिटी को इफेक्ट करते हैं। सेकंड हमारे पास केटायन इंटरफेरेंसेस, दीज इंटरफेरेंस आर नाइदर स्पेक्ट्रल नोर आयनिक नेचर, जैसे कि एल्यूमिनियम इंटरफेरेंस हो गया विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। उसके बाद आयनिक इंटरफेरेंस भी हो सकते हैं आयंस की वजह से। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें फ्लेम का तो वहाँ पर आयोनाइजेशन होगा मेटल का, जैसे सोडियम का जो है आयोनाइजेशन हो गया यहाँ पे। तो ये भी कुछ इंटरफेरेंसेस होते हैं। अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशंस क्या क्या हैं फ्लेम फोटोमेट्री की। तो एप्लीकेशन क्या क्या होंगी, यूज टू डिटेक्ट ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के मेटल्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। वाटर मिनरलाइजेशन के अंदर यूज़ किया जाता है, ग्लास के एनालिसिस के अंदर, बायोलॉजिकल फ्लूइड मेटलर्जी, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी होती है, क्वांटिटेटिव भी होती है, ऑल्सो मल्टी एलिमेंट एनालिसिस के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये कुछ एप्लीकेशंस हो गई किसकी, फ्लेम फोटोमेट्री की। तो अगर ये क्वेश्चन 20 मार्क्स के अंदर आए तो हमें इसको इस तरीके से अटैम्प्ट करना है कि हम इसके अंदर सारे पॉइंट्स भी बता दें और इसको जो लिखने का जो तरीका है ना वो भी अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको प्रोसीजर वाइज करेंगे। सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट बताएंगे, उसके बाद इसका हम बताएंगे प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल के बाद इसका आएगा डायग्राम, डायग्राम के बाद में हम बात करेंगे उसके जो डायग्राम हमने बनाया है उसके पार्ट्स के बारे में बताएंगे कि ये क्या होगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, उनके बारे में बताएंगे। फिर इसका वर्किंग की, ये काम कैसे करता है। फिर यहाँ पे बताएंगे इंटरफेरेंसेस की कौन कौन से मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर इंटरफेयर करेंगी, और उसके बाद इसकी कहाँ कहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो आपके यहाँ पे 20 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीटली अच्छे तरीके से यहाँ पे अटैम्प्ट हो जाएगा। सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।